हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का टॉपिक रिफ्लेक्शन, इको एंड रिवर्बरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, ये एक दीवार है, वॉल है, और इस पर एक हम बॉल को अगर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो यह देखिए, अगर इस डायरेक्शन में बॉल को फेंके तो इसे टकराने के बाद इस डायरेक्शन में यह रिफ्लेक्ट होकर चला आया। तो उसी तरह साउंड भी किसी स्मूथ सरफेस से टकराता है तो उसका भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये ड्रम को हम लोगों ने बजाया तो यहाँ से जो साउंड वेव आएगा यह दीवार से जाकर टकराएगा, और टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट होकर यह दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साउंड वेव है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, वह दीवार से टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट होकर फिर इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो यह एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यह इस दीवार पर परपेंडिकुलर होगा। यह लाइन और जो दीवार का जो प्लेन है उसके साथ यह राइट एंगल बनाएगा, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। जो दीवार पर यह परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो वेव गया, अब यहाँ से टकराने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो टकराने के बाद यहाँ से तो बहुत सारा एंगल बनकर यहाँ रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रिफ्लेक्ट होगा या जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट वेव है जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव भी उतना ही एंगल बनाएगा। जैसे यह एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी रहेगा। तो जो इंसिडेंट वेव है रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा, दोनों सेम एंगल बनाएगा। तो यहाँ से जो वेव गया टकराने के बाद इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मान लेते हैं यह एंगल अल्फा है, दोनों एंगल अल्फा है, तो दोनों एंगल अल्फा रहेगा। अगर मान लेते हैं अगर यह दूसरे एंगल से यह टकराता है तो यहाँ देखिए, यहाँ जो नॉर्मल होगा यह नॉर्मल हो गया, और ये जो मान लेते हैं इंसिडेंट वेव है वह नॉर्मल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाए रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव जाएगा उसका भी एंगल बीटा ही होगा। तो यह जो है यह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस डायरेक्शन में साउंड का रिफ्लेक्शन होगा। किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद साउंड किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incident and the three are in the same plane। और जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल जो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वेव है वह नॉर्मल के साथ दोनों सेम एंगल बनाएगा, लेकिन ये तीनों है एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे यह जो जिस मॉनिटर पर देख रहे हैं आप, या मोबाइल पर या लैपटॉप पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसी प्लेन में यह तीनों होगा। यदि मान लेते हैं कि यह जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट वेव है, अगर इस प्लेन में है, इंसिडेंट और नॉर्मल इस स्क्रीन के प्लेन में है, तो जो रिफ्लेक्टिंग जो वेव है वह भी इसी प्लेन में होगा, यानी तीनों सेम प्लेन में होगा। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर एक टेबल पर हम मोबाइल रखते हैं, और यह एक टेबल के पीछे एक दीवार है, और यह एक पाइप है, और यहाँ से हम मोबाइल से गाना को बजाते हैं। तो यह मोबाइल जो गाना है यह इस पाइप से होकर जा रहा है। इसके इधर से भी जाएगा, इधर से भी, चारों तरफ से जाएगा, लेकिन जो पाइप से गाना जा रहा है उसको हम लोग एक दूसरे पाइप से सुनते हैं। यहाँ से जो गाना जा रहा है यहाँ से टकराने के बाद इस पाइप से होकर जाएगा और हम उसको सुनेंगे।
तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से टकराने टकराने के बाद हम पाइप को हम इस एंगल पर रखे हैं, एक मान लेते पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं, यहाँ से सुनते हैं और फिर हम इसको एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज करके हम इस एंगल पर फिर सुन रहे हैं। अब दोनों में हम देखेंगे कि किस में क्लियर सुनाई दे रहा है। अब हम और एंगल को चेंज करते हैं, अब इसमें देखते हैं, तो हम तीनों में जो चेंज किए हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल पर हम जब पाइप रखे, दूसरा पाइप जो रखे हैं और इससे जो साउंड आ रहा है वह क्लियर है। यहाँ पर जो हम लोगों ने पाइप रखा था और यह इस डायरेक्शन में जो पाइप रखा था उससे क्लियर इस साउंड, इस डायरेक्शन में जो पाइप है उसमें साउंड क्लियर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन क्या है कि यह मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो साउंड वेव जा रहा है यहाँ पर जिस पॉइंट पर टकरा रहा है उस पॉइंट से यह नॉर्मल है, यानी यहाँ यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो दोनों एंगल सेम है, इस केस में दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ से जो साउंड जा रहा है टकराने के बाद इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर क्लियर सुनाई देगा। अगर हम इस डायरेक्शन में रख रहे हैं पाइप को तो उस डायरेक्शन में क्लियर नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ से जो साउंड जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो क्लियर सुनाई नहीं देगा। या इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो इस डायरेक्शन में भी क्लियर सुनाई नहीं देगा। सिर्फ क्लियर किस डायरेक्शन में सुनाई देगा, ये ये दो एंगल जो सेम बनेगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में यह जो साउंड है क्लियर सुनाई देगा। अगर मान लेते हैं कि इस पाइप को हम थोड़ा एंगल को ऊपर कर देते हैं, इसको उठाकर हम इस डायरेक्शन में रखते हैं, तो भी हमें क्लियर सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस केस में ये तीनों सेम प्लेन में नहीं रहेगा। जो इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग वेव तीनों सेम प्लेन में नहीं रहेगा, तीनों को सेम प्लेन में रहना चाहिए। तो अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो यह सेम प्लेन में नहीं रहेगा, एक ही प्लेन में नहीं रहेगा, तो उस केस में भी क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो यह एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक एक्सपेरिमेंट है। अब हम इको के बारे में स्टडी करते हैं, इको क्या होता है। देखिए जैसे आप पहाड़ के पास खड़े होकर आवाज लगाएंगे तो कुछ देर के बाद वह आवाज वापस से आपके कानों में सुनाई देती है। द सेम साउंड विच वी हियर आफ्टर ए लिटिल लेटर अगेन इज कॉल्ड एन इको। हम जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस किए वह पहाड़ से टकराने के बाद, माउंटेन से टकराने के बाद वापस से कुछ देर के बाद सेम साउंड हमें सुनाई देता है, तो इसको हम लोग इको बोलते हैं। तो इको क्यों होता है, देखिए इको इसलिए होता है कि यहाँ से तो साउंड गया, फिर रिफ्लेक्ट होकर वही साउंड हमारे कानों में कुछ देर के बाद आया, तो इसके रिफ्लेक्शन के कारण ही इको हमें सुनाई देता है। अब देखिए द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। हमें कोई भी साउंड हमारे कानों पर पड़ता है तो उसका इफेक्ट हमारे कानों पर 0.1 सेकेंड तक रहता है, यानी कंटिन्यूअस 0.1 सेकेंड के अंदर हमें कोई साउंड सुनाई दे रहा है, उसी के अंदर 0.1 सेकेंड के अंदर तो हमें सिर्फ वह साउंड ही सुनाई देगा। अगर 0.1 सेकेंड के बाद कोई साउंड आ रहा है, जैसे यहाँ से गया, अगर यह 0.1 सेकेंड के अंदर ही वापस इसको सुनाई देने लगा तो वो इको नहीं महसूस होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमने यहाँ से जो साउंड इसने बोलना चालू किया था उसका इफेक्ट 0.1 सेकेंड तक रहता है, तो उसे लगेगा कि हम पहले वाला ही साउंड वह सुन रहा है। अगर 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्ट होकर साउंड आता है तो इसको एक दोबारा साउंड सुनाई देगा। Hence the total distance covered by sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meter per second multiply 0.1 second equal to 34.4 मीटर। अगर हमें इको को सुनना है तो जो जहां से हम आवाज लगाएंगे और जहां से वह रिफ्लेक्ट होता है साउंड, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम 34.4 मीटर होना चाहिए। अगर हम साउंड का स्पीड हम लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड, तो यह कैसे होगा, देखिए हमें
इको सुनाई देने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल चाहिए। तो देखिए अगर साउंड का स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड है तो 0.1 सेकेंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए साउंड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 34.4 मीटर। स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी 34.4 मीटर साउंड ट्रेवल करेगा। यानी यहाँ से साउंड यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, तो इन दोनों के बीच का जाने और आने का दोनों डिस्टेंस मिलाकर कितना होना चाहिए, 34.4 मीटर। तो 34.4 मीटर होगा साउंड यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए, यानी इसका हाफ 17.2 मीटर कम से कम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। पहाड़ और या जो पर्सन जो चिल्ला रहा है इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17.4 मीटर होना चाहिए, तभी जाकर इको सुनाई देगा। अब आप देखते होंगे कि जब बिजली चमकती है, थंडर होता है, तो आपको एक कंटिन्यूअस थंडर का आवाज सुनाई देता है, कंटिन्यूअस थंडर का आवाज सुनाई देता है इस तरह का। यह क्यों होता है? The rolling of thunder is due to the successive reflection of the sound from a number of reflecting surfaces such as clouds and the land. जब थंडर के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वह क्लाउड के अलग अलग सरफेस से, लैंड के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वह अलग अलग टाइम पर हमारे कानों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें कंटिन्यूअस थंडर का, कुछ देर के लिए कंटिन्यूअस थंडर का आवाज सुनाई देता है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन यानी गूंज। जैसे यह ऑडिटोरियम है, यहाँ पर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो देखिए आर्टिस्ट के पास से जो साउंड निकलता है वह अलग अलग डायरेक्शन में वहां से निकलेगा। जैसे एक मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जो लिसनर है इसके पास पहुंचा साउंड, दूसरा है यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में इसके पास पहुंचा, एक तीसरा साउंड इस डायरेक्शन में गया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, लिसनर के कानों तक पहुंचा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड, यहाँ से देखिए थोड़ा अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से थोड़ा अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो साउंड को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो अलग अलग डायरेक्शन में जो साउंड गया, अलग अलग टाइम लगा। तो इसको जो पर्सन है इसको सेम साउंड अलग अलग टाइम पर सुनाई देगा। पहले यह वाला साउंड सुनाई दिया, फिर यह वाला कुछ देर के बाद ये वाला साउंड सुनाई दिया यहाँ से जो आया, और कुछ देर के बाद ये वाला साउंड सुनाई देगा, तो उसको साउंड गूंजता हुआ महसूस होगा। रिवर्बरेशन उसको बोलते हैं, जो साउंड गूंजता है उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, यानी सेम साउंड आपको गूंजेगा। तो इसलिए द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी आप यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिपीट हो रहा है और उसके कारण साउंड यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग जो उस तरह का जो साउंड सुनाई देगा उसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। A listener hears the direct sound coming after one reflection, after two reflection and so on. इसके पास डायरेक्ट भी साउंड आ रहा है, एक रिफ्लेक्शन होने के बाद आ रहा है, दो रिफ्लेक्शन, तीन रिफ्लेक्शन, अलग अलग रिफ्लेक्शन होने के बाद साउंड इसके पास पहुंच रहा है। To reduce reverberation, the roof and wall of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, ड्रेपरीज। तो इसको हम लोग यदि मान लें कि किसी हॉल में परफॉर्मेंस हो रहा है, तो अगर यह रिवर्बरेशन होता है तो वह क्या साउंड क्लियर सुनाई नहीं देगा, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए जो रूफ है, हॉल का जो रूफ है या वॉल है, उसको क्या वो करते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर कर देते हैं। इसको कवर कर देंगे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से, यानी यहाँ से जो साउंड जाएगा वो क्या होगा, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा।
एब्जॉर्ब होने के कारण क्या होगा, यहाँ से यह रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या रिफ्लेक्ट भी होगा तो बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा, जिसके कारण रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। या जो सीट होता है, जो चेयर होता है, वह भी उस मटेरियल से बनता है कि उससे भी रिफ्लेक्ट साउंड नहीं हो। और पर्दा लगाया जाता है, जो कपड़े का पर्दा होता है वह भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो उस तरह से हम रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12.2 एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। ए पर्सन क्लेप्ट हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हर्ड इको आफ्टर 2 सेकेंड। एक पर्सन है जो ताली बजाता है और 2 सेकेंड के बाद उसको इको सुनाई देता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें साउंड का स्पीड दिया गया है, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड द पर्सन इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए यह पर्सन है और यहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से वापस साउंड आ जा रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 346 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू हियरिंग द इको t इक्वल टू 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ गया से साउंड और फिर वापस आया, इसमें 2 सेकेंड का लगता है टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई साउंड हो जाएगा, डिस्टेंस हमें निकालना है तो पहले स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 346 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 692 मीटर। तो 692 मीटर कहाँ से कहाँ डिस्टेंस हो गया, 692 हो गया यहाँ से यहाँ क्लिप तक गया और फिर वापस आया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। तो अगर हमें पर्सन से क्लिप तक का डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन में, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 692 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप एंड द पर्सन इक्वल टू 692 मीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी 346 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, ये अभी सेम, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड, एक इको 3 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड 342 मीटर पर सेकेंड है और 3 सेकेंड के बाद इको सुनाई देता है, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है पर्सन और क्लिप के बीच का। तो देखिए यहाँ से साउंड गया और वापस साउंड आया, तो स्पीड ऑफ साउंड है 342 मीटर पर सेकेंड और टाइम 3 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर वापस आने में 3 सेकेंड लगता है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो 342 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1026 मीटर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप एंड पर्सन इक्वल हो जाएगा 1026 मीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाए, तो ये हो जाएगा 513 मीटर। तो ये आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।